नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। बुलेटिन की शुरुआत आज हम 3 बड़ी खबरों से करेंगे। पशु तस्करी केस में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। अनुव्रत मंडल बीरभूम जिले से तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है। ममता बनर्जी पहले ही पार्थो चैटर्जी की गिरफ्तारी से बैकफुट पर नजर आ रही है। अनुव्रत मंडल के सीबीआई की ओर से इस केस में भेजे गए 1 नहीं 2 नहीं 10 समन पर जब कोई जवाब नहीं आया, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। वहीं दूसरी खबर भी पश्चिम बंगाल से है। कोयला तस्करी मामले से जुड़ी है यह खबर। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसके चलते 8 आईपीएस अफसरों को राजधानी दिल्ली तलब किया गया है। इनसे पूछताछ हो सकती है। तीसरी खबर बिहार से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कानून व्यवस्था के नाम पर बीजेपी ने आरोपी की झड़ी लगा दी। बीजेपी ने 2 दिन में अपराध के आंकड़े गिनाए। नित्यानंद राय और अमित मालवीय दोनों ने नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ ट्विटर पर एक तरह से एक ट्विटर वॉर छेड़ दी। लेकिन हम सबसे पहले तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बारे में बात करेंगे। पशु तस्करी केस में यह एक्शन लिया गया है। आपको सीधे लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुपम मिश्र। अनुपम, 10 बार समन, फिर भी वो नहीं हाजिर हुए। क्यों नहीं हाजिर हुए? बीमारी क्या बहाना थी? और अब आगे की कार्रवाई क्या? जी बिल्कुल गौरव, 10 बार समन किया गया और लगातार हर बार उन्होंने जो बहाना बनाया वो बीमारी का बहाना बनाया। कई बार वो जो सरकारी अस्पताल है एसएसकेएम अस्पताल कोलकाता में, वहां पर भी पहुंच गए जिस दिन उन्हें बुलाया गया सीबीआई की ओर से। तब आखिरकार अब ये कोर्ट के आदेश पर ये पूरा का पूरा मामला हो रहा था। मेरे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास सीधे चलते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वार किया था उसका पलटवार हो रहा है, सुनिए। ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीजों को बंद करने की, इन सारी चीजों को वापस लेने की, इन सारी चीजों के खिलाफ इतना जबरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया? केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ठीक तो है। अभी थोड़े दिन पहले ये अग्निवीर स्कीम लेके आए, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना जब लेके आए तो कहा गया कि अग्निवीर योजना लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सैनिकों का जो पेंशन का खर्चा है, सैनिकों का जो पेंशन का बिल है, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि केंद्र सरकार उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आजादी के बाद से आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारे से सैनिकों की पेंशन का बिल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। आज तक कभी किसी सरकार ने यह नहीं कहा कि देश की सुरक्षा के लिए पैसे की कमी पड़ गई है। आज तक किसी सरकार ने यह नहीं कहा कि सैनिकों की पेंशन का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं। सैनिकों को पेंशन देके हम एहसान नहीं करते। सैनिक हमारे ऊपर एहसान करते हैं जब वो बॉर्डर के ऊपर अपनी जान दांव पे लगाते हैं। ऐसा क्या हो गया केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार अब सैनिकों के पेंशन की बिल भी, पेंशन, सैनिकों का पेंशन भी देने की हालत में नहीं बची है और उन्होंने उस पेंशन के बिल को खत्म करने के लिए अग्निवीर योजना लेके आए हैं। अभी कुछ दिन पहले कहा गया कि हर 5-5 साल में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वेतन आयोग बनाती है। 8वां वेतन आयोग अभी बनने वाला था। 8वां वेतन आयोग, केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हम 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे। 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं? हर 10-10 साल में बनता है। 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं बनाएंगे? कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। केंद्र सरकार के पास अपने केंद्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। कहां गया केंद्र सरकार का सारा पैसा? ऐसा केंद्र सरकार की इतनी बुरी क्या हालत हो गई है कि केंद्र सरकार के पास अपने
अपने कर्मचारियों को जो हर बार बढ़ाया जाता था, वेतन आयोग बिठाया जाता था, वो भी नहीं बिठा रहे। मनरेगा, देश के गरीब से गरीब आदमी जिसके घर में कुछ भी नहीं होता, उस व्यक्ति को सरकार साल में 100 दिन की दिहाड़ी का पैसा देती है। 100 दिन का काम देती है और फिर 100 दिन का पैसा देती है दिहाड़ी के हिसाब से। केंद्र सरकार कह रही है हमारे पास वो पैसा भी नहीं है देने के लिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल उस पैसे में 25% की कटौती कर दी गई है। देश के सबसे गरीब, सबसे मजदूर आदमी, किसान मजदूर, रिमोट इलाकों में जो देश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो लोग दिहाड़ी के हिसाब से साल में 100 दिन की दिहाड़ी करते थे और सरकार उनको गड्ढे खोदने का काम करते थे, कहीं कुछ सड़क बनाने का काम करते थे, उनको सरकार 100 दिन की दिहाड़ी दिया करती थी। उसमें भी कटौती कर दी गई है। सरकार कह रही है पैसा नहीं है। केंद्र सरकार जितना टैक्स इकट्ठा करती है देश भर से, उसमें से एक हिस्सा राज्यों को देती है। अभी तक ये था कि 42% उस टैक्स का हिस्सा राज्यों को देना होता था। पिछले कुछ वर्षों में ये भी घटा के 29-30% कर दिया गया है। राज्यों को जो पैसा केंद्र सरकार देती है उसकी भी कमी कर दी गई है। कह रहे हैं पैसा नहीं है। आखिर गया कहां केंद्र सरकार का सारा पैसा? 2014 में जितना टैक्स इकट्ठा करती थी केंद्र सरकार, उससे तो दुगना तिगुना टैक्स इकट्ठा हो रहा है आज की डेट में। ये सारा पैसा जा कहां रहा है? आजादी के बाद से आज तक 75 साल मना रहे हैं हम आजादी के। पहली बार एक गरीब आदमी की गेहूं और चावल के ऊपर टैक्स लगाया गया, खाने पीने की चीजों पे टैक्स लगाया गया है। कभी नहीं लगाया, किसी सरकार ने नहीं लगाया। सबसे क्रूर चीज है ये। एक बिल्कुल गरीब आदमी, एक भिखारी जिसका कुछ नहीं होता, वो भी मार्केट से जब गेहूं और चावल अब खरीद के लाएगा, उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। किसी सरकार ने इतना क्रूर कदम नहीं उठाया था। गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, गुड़ के ऊपर टैक्स लगा दिया, शहद पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, लस्सी पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया। क्या जरूरत पड़ गई? क्या ऐसी क्या हालत हो गई केंद्र सरकार की कि गरीब से गरीब आदमी की खाने के ऊपर टैक्स लगाने की नौबत आ गई, जो आज तक 75 साल में कभी नहीं हुआ था। और केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर इतना टैक्स लगा रखा है, हर रोज बताते हैं 1000 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए की पेट्रोल और डीजल से टैक्स पे आमदनी होती है। साल में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगा रखा है। कहां गया ये सारा पैसा? और अब कह रहे हैं कि सारी जितनी सुविधाएं जनता को फ्री में मिलती हैं वो बंद होनी चाहिए। सारे सरकारी स्कूल या तो बंद किए जाएं और या सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों से फीस ली जाए, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। आप सोच के देखो, अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई, देश के कोने कोने के अंदर सरकारी स्कूल, वैसे ही सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई खराब है, और अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई तो बच्चे को तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा। आधे से ज्यादा बच्चे इस देश के अनपढ़ रह जाएंगे। देश आगे कैसे बढ़ेगा? कह रहे हैं कि सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर अब पैसे लगने चाहिए। सरकारी अस्पतालों में जो फ्री का इलाज होता है वो बंद होना चाहिए। सरकारी स्कूलों से मेरे को याद आया कि कई राज्य सरकारों ने अब सरकारी स्कूलों में फीस लगा भी दी है। मैंने मीडिया में खबरें पढ़ी हैं कि एक राज्य के अंदर 120 रुपए महीना फीस लगा दी है, एक राज्य के अंदर 500 रुपए महीना फीस लगा दी है। कहां से लाएगा एक गरीब आदमी 500 रुपए महीना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? अब ये सारे देश के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज नहीं होगा। गरीब आदमी के पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, वो कहां से लाएगा पैसे इलाज कराने के लिए? और जिसके पास पैसे नहीं है उसका इलाज नहीं होगा। मर जाएंगे गरीब लोग इस देश के। और अब ये कह रहे हैं कि राशन भी, फ्री का राशन भी बंद होगा। फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री का राशन भी बंद कर देना चाहिए। 75 साल तक जितनी केंद्र सरकारें आई, किसी को ऐसा घाटा नहीं हुआ
कि फ्री का राशन बंद कर दिया गया। कब से मिल रहा है फ्री का राशन? कब से? राशन की दुकानें कब से हैं? अब ये फ्री का राशन भी बंद करना चाहते हैं। प्रश्न उठता है, ये सारा पैसा केंद्र सरकार का गया कहां? 2014 में लगभग केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का बजट होता था। आज केंद्र सरकार का लगभग 40 लाख करोड़ का बजट है। तो ये सारा पैसा जा कहां रहा है? इन्होंने अपने दोस्तों के, इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के, जो अरबपति लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। सरकारी पैसे से इन्होंने, इनमें जितने के कर्जे माफ किए, कई इनके दोस्त हैं। सरकारी पैसे से इन लोगों ने सुपर रिच लोगों के, अरबपति लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। किसी के 7,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। क्यों? अगर ये कर्जे माफ नहीं किए जाते, इतने करोड़ों करोड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते, तो इनको खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे माफ नहीं किए जाते, तो आज इनके पास सेना के जवानों की पेंशन देने के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ती। अगर इनको ये लाखों करोड़ रुपए के कर्जे नहीं दिए जाते, तो इस तरह की देश की हालत नहीं होती। एक और चीज पता चली है, अरबपति सुपर रिच लोगों के, इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया। एक तरफ तो कर्जे माफ कर दिए और दूसरी तरफ इनसे जो टैक्स लेना था वो टैक्स माफ कर दिया। गरीब आदमी पे टैक्स लगा दिया। आपके गेहूं, आपके चावल, आपकी दही, आपकी छाछ, आपकी लस्सी, आपकी गुड़, आपकी शहद के ऊपर टैक्स लगा दिया। बड़े बड़े अमीर लोगों के 5 लाख करोड़ रुपए के, पिछले कुछ सालों में 5 लाख करोड़ रुपए के इन्होंने टैक्स माफ कर दिए। इन्होंने छूट दे दी इनको। इस देश का आम नागरिक आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस देश का आम नागरिक आज धोखा महसूस कर रहा है। ऐसे देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? ऐसे तो अपने देश के युवाओं का और बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर ये देश कुछ चंद लोगों के लिए चलेगा, अगर सारा सरकारी पैसा कुछ चंद लोगों पे उड़ाया जाएगा, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। बड़ी कंपनियों के 5 लाख करोड़ रुपए के टैक्स माफ कर दिए केंद्र सरकार ने, और गरीबों के गेहूं और चावल पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। अरबपति दोस्तों के करोड़ों का कर्ज माफ कर दिया। 10 लाख करोड़ का दावा कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और यह कहा जा रहा है कि इसीलिए स्कूल में बच्चों की शिक्षा अब मुफ्त में नहीं होगी सरकारी स्कूलों में। बड़ा राजनीतिक वाद विवाद इस पर चलेगा, इस खबर पर रहेगी नजर। लेकिन इस समय हम आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां सत्ता परिवर्तन क्या हुआ, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े जमुई में एक पत्रकार को गोलियों से छलनी कर दिया। पत्रकार को अपराधियों ने 3 गोलियां मारी। बुधवार की सुबह पटना के मालसलामी थाना इलाके में डकैतों के गिरोह ने टोयोटा के शोरूम में घुसकर डकैती को अंजाम दिया, और यह डकैती 9 लाख रुपए का कैश लूटकर वो वहां से फरार हो गए। विरोध करने पर डकैतों ने शोरूम के एक नाइट गार्ड को चाकुओं से गोद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरे गार्ड को रस्सियों से बांधकर बंधक बना लिया और जमकर उसकी पिटाई की। इन 2 वारदातों से एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने फौरन सवाल उठा दिए। बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर प्रश्न उठाया है कि बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन की शुरुआत होते ही एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, शोरूम को लूट लिया गया। दलित पिछड़ों पर अत्याचार, अपहरण, हत्या व रंगदारी से साफ है कि यह घटनाएं अब बिहार का भविष्य है। देखना यह है कि बिहार इसे कब तक सहेगा।
तो बिहार में जेडीयू आरजेडी सरकार बनते ही बीजेपी ने फौरन आक्रमण की तोपें तान दी। बीजेपी की तरफ से मंत्री नित्यानंद राय ने एक बकायदा सूची जारी की है, एक लिस्ट जारी करके बिहार में उन अपराधों की लिस्ट तैयार कर ली है जो नई सरकार में हुए। 10 से ज्यादा अपराधों की लिस्ट जारी की गई है। यही बीजेपी 2 दिन पहले तक सरकार में थी, लेकिन नई सरकार आते ही अपराधों की सूची तैयार कर जारी कर दी बीजेपी ने। जिस तरह से यहाँ पर पीएफआई के खुलासे हुए, बहुत सारे संगठनों का खुलासा हुआ और तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ऐसे में इस तरह की सरकार बन रही है। आप लोग कहते हैं कि गुंडा राज की सरकार, तो चैलेंजेस तो इस राज्य के लिए बढ़ गए ना। देखिए, मैं किसी भी प्रकार की चुनौती खड़ी होगी, बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी सक्षम है समझने के लिए। और दूसरा, देश की आंतरिक सुरक्षा हो, देश की सीमा की सुरक्षा हो, भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं कर सकती है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार सत्ता संभाली, उसके बाद से बीजेपी हमलावर है। नीतीश कुमार ने अपनी खास शैली में बीजेपी पर पलटवार भी किया। जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है? एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे? क्या मजाक है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति वाला एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए, और उसके बाद फिर जो करके तो फिर हम लोग अब साथ आ गए हैं। हम मिल करके काम करेंगे। उनको अगर कोई सपना है तो अपना उसको पूरा करने के लिए जो मन में आवे करें। हम लोग जान लीजिए, पूरी मजबूती के साथ बिहार के सभी लोग जो विपक्ष के हैं, हम लोग सब कोशिश करेंगे मिल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ने का। इसकी चिंता मत करिए। आज जिनको जो मन में आता है, देखिए, जो पावर में है पूरा का पूरा आजकल का सारा एक एक चीज पर अधिकार है, तो अपना जितना प्रचार करते रहे उसे क्या मतलब। हम लोगों का कोई था, हमारे पार्टी का आप समझ लीजिए मैक्सिमम आदमी की कोई इच्छा नहीं थी, और अब जिस तरह से हराया गया था, हम लोगों का लोग उनको जिताने में मदद किया था। हम कल ही कह चुके हैं ना, इसलिए ये सब बेकार चीज सोच रहे हैं। जो काम नहीं हो रहा है और जिस तरह का दृश्य था, अब बोलिए ना भाई, आखिर पार्टी के सब लोग सब दिन रहते हैं। अब भीतर से हमारे पार्टी में सब लोगों की छाती। 15 अगस्त की तारीख करीब आते ही आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर में साजिश पर साजिश को अंजाम देने में लगे हैं और सीरियल अटैक का अंदेशा है। जम्मू के राजौरी इलाके में आतंकवादियों ने आज सवेरे एक बड़े आत्मघाती हमले को अंजाम देने की कोशिश की। साजिश थी सेना के कैंप में घुसकर बड़े पैमाने पर उरी हमले की तर्ज पर खून खराबे की, लेकिन आतंकवादियों का प्लान एक बार फेल हो गया। उनके मंसूबों पर पूरी तरह से पानी तो फिर गया, लेकिन आतंकवादियों से मुठभेड़ करते में, इस मुठभेड़ में सेना के एक जेसीओ समेत तीन जवान कुल मिलाकर शहीद हो गए। और इस समय मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, पुंछ, राजौरी और बिंबरगली, ये जो सारा इलाका है पीर पंजाल के दक्षिण में, आमतौर पर यह माना जाता है कि यह कश्मीर घाटी की तरह नहीं, अब सुरक्षित हो गया है, लेकिन एकाएक इस तरह की वारदात, और जानकारी क्या मिल पाई है? जी बिल्कुल गौरव, आप सही कह रहे हैं कि ये जो समूचा इलाका है राजौरी पुंछ का, ये एक जमाने में आतंकवाद से काफी ज्यादा ग्रस्त था, लेकिन जिस प्रकार से सुरक्षा बलों ने यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य किया, उसके बाद ये समूचा क्षेत्र जो है लगभग आतंकवाद
मुक्त हो चुका था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर कई आतंकी घटनाएं हुई हैं और कई जो टेरर मॉड्यूल्स थे उनका जो है पर्दाफाश भी किया गया, कई आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन आज जो ये सुबह ही जो मुठभेड़ हुई यहाँ पर, दरअसल आतंकवादी जो थे, 2 आतंकवादी, उनकी मंशा थी एक आर्मी कैंप को निशाना बनाना और वहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फिदायीन हमला करने की जो है फिराक में थे। लेकिन वहां पर जो चौकस हमारे सुरक्षा बल हैं, जो सेना के जवान हैं, उन्होंने तुरंत वहां पर आतंकवादियों की हरकत देखी और उसके बाद वहां पर उन्होंने उनको एक तरह से चुनौती दी और लेकिन आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया और तुरंत ही वहां पर एक कॉर्डन लगाया गया और एक बहुत बड़ी मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बल दोनों आतंकवादियों को ढेर करने में सफल हो गए, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें हमारे 3 जो जाबाज जो सेना के जो सिपाही हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए और 3 अन्य जो है वो जख्मी हुए हैं, उनका उपचार चल रहा है। साथ ही मैं जानकारी दे दूं, अभी जो ताजा अपडेट है इसमें कि हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मिला है उस इलाके से जहां पर ये लगभग एनकाउंटर जो है काफी देर तक चला। मैं इस समय, गौरव, मैं आपको बता दूं, ये दरहाल जो कस्बा है राजौरी जिला का, वहां पर हूं, जहां पर एग्जैक्टली जहां पर ये मुठभेड़ हुई है वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। काफी दूर दराज का इलाका है, दुर्गम स्थान है और चूंकि कल रात से ही यहां पर पूरे क्षेत्र में काफी वर्षा हो रही थी, यहां पर जो मौसम है काफी ज्यादा खराब था और ये घने जंगलों से घिरा हुआ पूरा इलाका है और इसी का जो है कहीं ना कहीं फायदा जो है आतंकवादी ले रहे थे और इसीलिए इसी आर्मी कैंप को उन्होंने यहां पर चिन्हित किया था इस फिदायीन हमले के लिए। लेकिन समय रहते ही वहां पर जो सुरक्षा बल थे चौकस, उन्होंने उनके जो पूरा जो नापाक प्लान था आतंकवादियों का उस पर पानी फेर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसमें 3 जो हमारे बहादुर सिपाही जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं उसका दुख सबको है